हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, यानी कि हम यहाँ पर कुछ एक मिक्स क्वेश्चंस, मिक्स सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बाकी इससे पहले हम पार्ट 87 यानी कि 87 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जीएस, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 88 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 130 की अगर बात करें, अंडर विच सुल्तान खलीसा लैंड इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। तो खलीसा जमीन किस सुल्तान के अंतर्गत विशेष रूप से बढ़ी थी? तो किस सुल्तान के समय यह बढ़ी थी? पहले तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो खलीसा जमीन थी ये किन की जमीन हुआ करती थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और यह किसके समय बढ़ी थी? तो ये बढ़ी थी अलाउद्दीन खिलजी के समय। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो खलीसा जमीन थी इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि यह नोबल्स यानी कि जो कुलीन वर्ग होता था, जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, उनके पास होती थी खलीसी जमीन। अब इसने क्या किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो कुलीन वर्ग होता था, कुलीन वर्ग के लोग होते थे, उनकी भूमि को जब्त करके उनको उस भूमि को सरकारी भूमि में बदल दिया और इसी सरकारी भूमि को खलीसा जमीन कहा गया। क्या कहा गया? खलीसा जमीन कहा गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात आई है अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी की जब भी बात आती है तो अलाउद्दीन खिलजी से आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का राजा था? तो यह खिलजी वंश का राजा था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा 1290 में की गई थी। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अलाउद्दीन खिलजी से कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो इसके बचपन का नाम था अली या फिर गुरसाश्प। क्या नाम था? अली गुरसाश्प। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ एक काम करवाए हुए थे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देना, स्थायी सेना रखना, फिर घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, फिर मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्केट रिफॉर्म्स यानी कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली को किसने जो है तो दृढ़ता से लागू किया था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जमैत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया, अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। और आपको ध्यान में रखना है कि अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जमैत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सिरी का किला, हजार खंपा महल, कुश्क ए शिकार, इन सभी का निर्माण किसने करवाया हुआ था? तो इन सभी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया हुआ था। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि शहनाई मंडी का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो शहनाई मंडी का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर चलाए हुए थे, एक तो था चराई कर और एक था गढ़ी कर। ये 2 कर भी आपको ध्यान में रखने हैं, ये भी एग्जाम में बन जाते हैं। तो चराई कर और गढ़ी कर, इन 2 करों को किसने चलाया हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया हुआ था। आप सभी को पता है कि 1303 में, ये डेट मैं आपको बहुत बार बताता हूँ कि 1303 में राजस्थान में गुहिल्ला राजा थे, राजा रतन सिंह। तो वो जो है तो चित्तौड़ के राजा थे। तो कब जो है तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में गुहिल्ला राजा रतन सिंह को हरा करके या फिर उसको पराजित करके कहाँ पर कब्जा कर लिया था? चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो गुहिल्ला राजा रतन सिंह थे, इनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था, एग्जैक्ट हमीरपुर बोर्ड में ये क्वेश्चन बना हुआ था, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार किस राजा ने शासन नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ मतलब निकल कर आता है कि इसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है तो एक निरंकुश शासन की स्थापना करना चाहता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने किन के बारे में देखे? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखे। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही
मंगोलों के जो है तो 6 आक्रमण हुए थे। मंगोलों के 6 आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुए थे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमने यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 131 है। विच मुगल रूलर हैज़ बीन कॉल्ड एज प्रिंस ऑफ बिल्डर्स? तो किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स यानी कि निर्माताओं का राजकुमार किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शाहजहां को। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 131 का देखो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये है ऑप्शन सी में है जहांगीर। जहांगीर के हुए 5 पुत्र। अब वो 5 पुत्र कौन कौन से थे? तो उनमें सबसे पहले आता है खुसरो, उसके बाद आता है परवेज, उसके बाद खुर्रम, उसके बाद शहरयार, उसके बाद जहांदार। तो इन 5 पुत्रों में एक शासक, एक इसका पुत्र था जिसका नाम था खुर्रम, और खुर्रम को ही क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था शाहजहां। बाद में चल करके दिल्ली का राजा कौन बना था? तो वो बना था शाहजहां। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको शाहजहां के बारे में बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज यहाँ पर हो गई कि शाहजहां किसका पुत्र था? तो वो था जहांगीर का पुत्र। अब शाहजहां की बात आई है, आप सभी को पता है कि ये जो शाहजहां है इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने बहुत सी इमारतें बनाई हुई थी, जैसे कि दिल्ली का लाल किला हो गया, दीवाने आम हो गई, दीवाने खास हो गई, दिल्ली की जामा मस्जिद हो गई, आगरा की मोती मस्जिद हो गई, ताजमहल हो गया, लाहौर किला हो गया, शीश महल हो गया। ये सारे के सारे निर्माण किसने करवाए थे? तो वो करवाए गए थे शाहजहां के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब 2 पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। ताजमहल की मैंने आपके सामने यहाँ पर बात की। ताजमहल से बनते हैं 2 क्वेश्चंस जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी, यानी कि ताजमहल के आर्किटेक्टर कौन थे? और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, यानी कि इसके जो स्थापत्य कलाकार थे या फिर आप कह सकते हैं जो मिस्त्री थे वह कौन थे? तो दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार एग्जाम में बने हुए हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन कि ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसके आर्किटेक्चर कौन थे? तो वो थे उस्ताद ईशा खां। कौन थे? उस्ताद ईशा खां। जबकि दूसरा क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, यानी कि इसके स्थापत्य कलाकार कौन थे, इसके मिस्त्री कौन थे? तो वो थे अहमद लाहौरी। कौन थे? अहमद लाहौरी। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। 2-3 क्वेश्चंस और मैं आपको शाहजहां के बारे में बता देता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शाहजहानाबाद जो कि पुरानी दिल्ली में है, तो शाहजहानाबाद की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी और कब करवाई गई थी? तो यह इसकी स्थापना जो है तो ऑब्वियसली किसके द्वारा करवाई गई होगी? शाहजहां के द्वारा करवाई गई होगी। और कब करवाई थी? 1638 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन, आप सभी को पता है मयूर सिंहासन के बारे में कि मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो एक क्वेश्चन जो है तो मयूर सिंहासन से बनता है कि शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया, तो इसके प्रमुख कलाकार कौन थे? तो इसके प्रमुख कलाकार कौन थे? तो वो थे बादल खां। कौन थे? बादल खां। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बताता हूँ अकबर के बारे में कि अकबर ने तीर्थ यात्रा पर जो कर होता था उसको समाप्त करवाया था। तो एक आपको पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है शाहजहां के बारे में कि शाहजहां ने जो तीर्थ कर लगाए जाते थे उसको जो है तो पुनः लागू कर दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अकबर ने तीर्थ यात्रा पर कर लगाए जाते थे उसको समाप्त किया था, जबकि शाहजहां ने इसको फिर से दोबारा चालू करवा दिया था या फिर पुनः लागू करवा दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें, व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हु वाज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस? तो सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो उनके स्थान पर किसे नियुक्त किया गया था? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, ये आपने ध्यान में रखना है। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहले तो आपको यही क्वेश्चन ध्यान में रखना है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित 2 क्वेश्चन मैं आपको 2-3 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में कब कब जो है तो इसका नेतृत्व किया हुआ था? तो इन्होंने एक तो 1938 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था तो वहाँ पर जो है तो आईएनसी की अध्यक्षता की हुई थी, और एक 1939 में अध्यक्षता की हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन 1938 और 39 से पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1938 के इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, और इसकी अध्यक्षता आप सभी को पता चल गई कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो ये हुआ कहाँ पर था? तो ये हुआ था हरिपुरा में। और हरिपुरा पड़ता कहाँ पर है? कौन सी स्टेट में पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में।
ये भी आपको पता चल गया। अब ये जो 1939 का था, इसकी अध्यक्षता भी आप सभी को पता चल गया कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही की गई थी। अब ये हुआ कहाँ पर था? तो ये वार्षिक अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में। कहाँ पर हुआ था? त्रिपुरी में। और ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अब ये जो 1939 का ये जो वार्षिक अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सुभाष चंद्र बोस ने जब आईएनसी का 1939 का अधिवेशन होना था तो किसको हरा करके यह अध्यक्ष बने थे? तो यह डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके जो है तो अध्यक्ष बने हुए थे। ये सारे के सारे तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब आईएनसी के कुछ और भी अधिवेशन हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था बम्बई में। और कब हुआ था? 1885 में हुआ था। देखो अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था और किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये तीनों क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार बनते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो आईएनसी का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में और ये कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। जबकि आईएनसी का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, ये हुआ था कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। आईएनसी का तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में और ये हुआ था मद्रास में और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा की गई थी। आईएनसी का चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में और ये हुआ था इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जॉर्ज यूले के द्वारा। पहले तो आपको ये 4 अधिवेशन ध्यान में रखने हैं, ये कहाँ पर हुए थे, कब हुए थे और किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब आईएनसी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन मैं आपको बताऊंगा जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। तो 1905 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था बनारस यानी कि वाराणसी में और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। 1906 इंपॉर्टेंट है। 1906 का जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। 1907 मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था सूरत में और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 1916 का अधिवेशन, ये हुआ था लखनऊ में और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। 1917 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। तो वह कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट और ये हुआ था कलकत्ता में। ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है 1924 का अधिवेशन, ये हुआ था बेलगाम कर्नाटक में। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा 1929 का अधिवेशन, ये हुआ था लाहौर में और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी अधिवेशन में जो नेहरू थे उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की हुई थी। इसी अधिवेशन में जो है तो तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम जो है तो अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसलिए आप सभी को पता है कि हर साल 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे, कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 133 है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड। तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य प्रदान करना है। तो क्या प्रदान करना है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू ऑल सिटीजन्स, यानी कि सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता प्रदान करना है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर किसकी बात की गई है? यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात की गई है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। तो यहाँ से कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है। और मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में मौलिक अधिकारों के बारे में कहा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो मूल अधिकार थे यानी कि फंडामेंटल राइट थे, इनको हमने किस देश के संविधान से बोरो किया हुआ है? तो इनको हमने अमेरिका यानी कि यूएसए देश के संविधान से बोरो किया हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इंपॉर्टेंट जो मूल अधिकार के कुछ एक आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिनमें एक इंपॉर्टेंट आ जाता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता या फिर कानून का समान संरक्षण, यह कहता है आर्टिकल 14। कई बार आपसे आर्टिकल 15 भी पूछा जाता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? तो आर्टिकल 15 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, इन पर भेदभाव नहीं करेगा। ये कहा गया है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है। आर्टिकल 17 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 17, इसमें जो तो अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है, यानी कि अनटचेबिलिटी के अंत की बात कही गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 18 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें
एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी कि उपाधियों के अंत की बात कही गई है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए जो कि आपको पता होने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 32, आप सभी को पता है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया था? तो वो कहा गया था बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। अब आर्टिकल 32 में जो है तो 5 रिट्स का उल्लेख किया गया है। तो वो 5 रिट्स कौन कौन सी हैं? तो उनमें सबसे पहले आ जाती है हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद मैंडमस यानी कि परमादेश, उसके बाद आ जाती है कोवरेंटो यानी कि अधिकार पृच्छा, उसके बाद आ जाती है प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध, और एक आ जाती है सर्जरी यानी कि उत्प्रेषण। तो ये पांचों रिट्स का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो वो किया गया है आर्टिकल 32 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 134 है। अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज मेड बाय द प्रेसिडेंट। तो मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो कैसे करते हैं? 134 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन आपसे घुमा कर के पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? यहाँ पर आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाता है, तो ये कहा गया है आर्टिकल 75 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर किसकी बात आई है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति की बात आई है। तो राष्ट्रपति की जब भी बात आती है तो इनसे संबंधित कुछ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम हर बार डिस्कस करते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 52 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कहा गया है आर्टिकल 53 में। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कहा गया है आर्टिकल 54 में। उसके बाद राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा, इम्पीचमेंट की चर्चा, ये की गई है आर्टिकल 61 में। उसके बाद राष्ट्रपति पर वीटो पावर का उल्लेख, राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख, ये किया गया है आर्टिकल 111 में। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन आर्टिकल 72 में किया गया है। और लास्ट में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 123 में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको बहुत बार बताता हूँ जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। आर्टिकल 75 मैंने आपको बताया, इसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, ये कहा गया है आर्टिकल 75 में। और आर्टिकल 74 भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके हेड कौन होंगे? तो वो होंगे प्राइम मिनिस्टर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 74 भी इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 75 भी इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @letsprepare2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 143 है। उरुस्वती हिमालयन फोक आर्ट म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर उरुस्वती हिमालयन लोक कला संग्रहालय स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है नग्गर में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और नग्गर कहाँ पर पड़ता है? तो वो पड़ता है कुल्लू जिले में। ये भी आपको पता चल गया। आप सभी को पता है कि नग्गर में ही क्या है? तो वह है रोरिक आर्ट गैलरी। क्या है? रोरिक आर्ट गैलरी। आपसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो वह है कुल्लू के नग्गर में। कुछ और भी गैलरीज हैं जैसे कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी, ये कहाँ पर है? तो ये है कांगड़ा के अंद्रेटा में। उसी तरह भूरी सिंह संग्रहालय, ये कहाँ पर है? तो ये है चंबा जिले में। और भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना भूरी सिंह के द्वारा की गई थी और कब की गई थी? 1908 में की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। डेट्स पर देखो, आपको ज़्यादा फोकस रखना है। अब एक एग्जैक्ट क्वेश्चन जो कि हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया था वो मैं आपको बताऊंगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाबी रंगमंच की प्रमाता मही के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि लेडी ग्रेगरी ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? तो लेडी ग्रेगरी ऑफ पंजाब कहा जाता है नोरा रिचर्ड को। किसको कहा जाता है? नोरा रिचर्ड को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था, ये मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 144 है। बुढ़ाहा इज अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बुढ़ाहा लोक नृत्य होता है? तो बुढ़ाहा लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है? कहाँ पर यह परफॉर्म किया जाता है? तो ये किया जाता है सिरमौर में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिरमौर में और कौन कौन से लोक नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए? एक तो आपको पता चल गया बुढ़ाहा लोक नृत्य, एक आपको ध्यान में रखना है झूरी, ये भी कहाँ पर किया जाता है? तो ये भी सिरमौर में किया जाता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ठोडा लोक नृत्य,
ये भी सिरमौर में ही परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद एक आपको ध्यान में रखना है बिरसू, बिरसू लोक नृत्य, ये भी कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, सिरमौर में ही किया जाता है, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किन्नौर की। किन्नौर में कौन कौन से लोक नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं, तो किन्नौर में कयांग हो गया, वाक्यांग हो गया, बोयांग छू हो गया, छांब हो गया, लांबर हो गया, डलशोन लोक नृत्य हो गया, जापरो हो गया। जापरो देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है, यह किन्नौर का एक लोक नृत्य है। ये सारे के सारे लोक नृत्य मैंने आपको किन्नौर के बता दिए, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। उसी तरह लाहौल स्पीति के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लाहौल स्पीति में कौन कौन से लोक नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं, तो उनमें शांद हो गया, शाबू हो गया, लंग दरमा हो गया, कायड़ लोक नृत्य हो गया, मुखौटा लोक नृत्य हो गया, राक्षस लोक नृत्य हो गया, दानव लोक नृत्य हो गया। तो ये कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, लाहौल स्पीति में परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है चंबा, चंबा में कौन कौन से लोक नृत्य जो है तो परफॉर्म किए जाते हैं, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 145 है। लोहड़ी फेस्टिवल ऑफ परागपुर इज विच लेवल ऑफ फेस्टिवल। तो परागपुर का लोहड़ी उत्सव किस स्तर का उत्सव है। मैंने आपको बहुत बार एक क्वेश्चन करवाया हुआ था कि पहली बार हिमाचल प्रदेश में लोहड़ी कहाँ पर मनाई गई थी, तो वो मनाई गई थी परागपुर में। और ये जो परागपुर है ये किस जिले में पड़ता है, तो ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ये मैंने आपको बहुत बार देखो बताया हुआ है। और मैंने आपको बताया हुआ था कि पहली बार लोहड़ी कब मनाई गई थी, एग्जैक्ट डेट मैंने आपको बताई हुई थी। आज आप नीचे कमेंट्स में बताओ, 4 ऑप्शन मैं आपको दूंगा कि पहली बार लोहड़ी जो है तो परागपुर में कब मनाई गई थी। आपके पास ऑप्शन पहला है 2009 में मनाई गई थी, 2010 में मनाई गई थी, 2011 या फिर 2012। इन 4 ऑप्शंस में कब जो है तो पहली बार लोहड़ी का त्यौहार मनाया गया था, 13 जनवरी कब मनाया गया था, वो देखो आप नीचे कमेंट्स में आज बताओगे। बाकी परागपुर के बारे में एक और पॉइंट मैं आपको बहुत बार बताता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का पहला हेरिटेज विलेज किसे बनाया गया था। तो हिमाचल प्रदेश का पहला हेरिटेज विलेज जो है तो परागपुर को बनाया गया था, परागपुर को यह दर्जा दिया गया था। और कब बनाया गया था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो 1997 में परागपुर को हिमाचल प्रदेश का पहला फर्स्ट हेरिटेज विलेज का दर्जा दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। डेट्स पर देखो आपको ज़्यादा फोकस रखना है। मैं आपको बहुत बार बताता हूँ कि आने वाले टाइम में डेट्स ही आपसे ज़्यादातर पूछी जाएंगी। और ये तो हमने देखा फर्स्ट हेरिटेज विलेज, यानी कि ये हो गया विलेज। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल का पहली हेरिटेज सिटी किसे बनाया गया था। तो विलेज तो हमने देख लिया, ये बनाया गया था परागपुर को। तो सिटी किसे बनाया गया था, तो वो बनाया गया था मंडी को। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।